नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्य। अब पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। तो ये जानने के बाद कार्यपालिका के कार्यों को जानना जरूरी हो जाता है। जैसे हमने व्यवस्थापिका कार्य पढ़े, वैसे कार्यपालिका के कार्य भी पढ़ने। तो कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। आपको व्यवस्थापिका पढ़ाते टाइम बताया गया था कि व्यवस्थापिका की बजाय कार्यपालिका की शक्तियों एवं कार्यों में वृद्धि हो रही है। इससे व्यवस्थापिका की भूमिका कम लगती है, गौण लगती है, हांस हो रहा है उसकी भूमिका का, और कार्यपालिका की भूमिका बढ़ रही है। तो कार्यपालिका की जो भूमिका बढ़ रही है वो इसलिए तो बढ़ रही है कि कार्यपालिका के बहुत सारे कार्य हैं। ये लिस्ट है: प्रशासनिक कार्य, राजनयिक या वैदेशिक कार्य, और वित्तीय कार्य, सैनिक कार्य। ठीक है, तो ये ऐसे स्लाइड में आपको आगे और भी इसके कार्य बताए जाएंगे। प्रशासनिक कार्य आपको पहले समझना है कि कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं। देखो, विश्व के सभी देशों में कार्यपालिका जो है वो अपने देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करती है। ठीक है, शांति, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना और कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यपालिका लोक सेवा का एक व्यापक तंत्र अपनी सहायता के लिए नियुक्त करती है। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कौन करेगी? लोक सेवा करेगी। तो उन लोक सेवा के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करती है कार्यपालिका, जैसे लोक सेवकों की भर्ती, उनका ट्रेनिंग, वर्गीकरण, पदोन्नति, वेतन संरचना, सेवा शर्तों का निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवानिवृत्ति लाभों का नियमन इत्यादि सभी कार्य कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं, और ये सभी कार्य प्रशासनिक कार्यों में आते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका देश में आंतरिक शांति स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का कार्य, जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कार्यपालिका करती है। और ये कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त है कि वहां आंतरिक शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका और भी विभिन्न प्रशासनिक कार्य करती है, जैसे यातायात की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कृषि संबंधी कार्य करना, नागरिक जीवन का नियंत्रण करना और अनेक विभिन्न सामाजिक सेवाओं का निष्पादन कर नागरिकों को संतुष्ट करने का जो कार्य करती है वो सभी कार्य प्रशासनिक कार्यों में आते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका का बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है वो प्रशासनिक कार्यों में आता है। इसी प्रकार अगला कार्य है राजनयिक या वैदेशिक कार्य। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ डिप्लोमेटिक और एक्सटर्नल रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जानने के बाद दूसरा जो कार्य आएगा वो आएगा मेंटेनेंस ऑफ डिप्लोमेटिक और एक्सटर्नल रिलेशंस, राजनयिक या वैदेशिक कार्य। किसी भी देश की कार्यपालिका जो है वो विश्व के जो अन्य देश है उनके साथ वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। यानी कि एक देश की कार्यपालिका दूसरे देश के साथ कैसे संबंध होंगे वो दोनों देशों की कार्यपालिका आपस में संचालन करेगी उन संबंधों का। वैदेशिक संबंधों का संचालन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। सरकार के तीनों अंगों में से कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यवहार होता है वो कार्यपालिका करती है, जैसे किसी देश से संधि करना, कोई समझौता करना, राजदूतों का आदान प्रदान करना। ठीक है, इस प्रकार इन समस्त संदर्भों में निर्णय लेकर कार्य निष्पादन कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। एक देश से दूसरे देश के साथ वैदेशिक संबंधों को बनाए रखने से संबंधित विभिन्न जो कार्य होंगे वो सरकार के तीन अंगों में से कार्यपालिका अंग द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इस संबंध में कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो ये राजनीतिक के वैदेशिक संबंधी जो कार्य है वो कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी प्रकार अगला कार्य है, मतलब इस राजनीतिक वैदेशिक संबंधों में बहुत से कार्य आते हैं क्योंकि बहुत जटिल और संवेदनशील मुद्दे होते हैं इसमें, इसलिए इसमें विशेषज्ञता, गोपनीयता, कूटनीतिक चातुर्य के गुण की आवश्यकता होती है। इस कारण ये कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार वित्तीय कार्य है, फाइनेंशियल फंक्शंस। आपको अच्छी तरह पता है कि बजट का नियंत्रण कार्यपालिका द्वारा होता है, व्यवस्थापिका द्वारा होता है, बजट उसी के द्वारा पारित होता है। ये तो आप पढ़ चुके व्यवस्थापिका पढ़ते टाइम, लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि बजट का प्रारूप और अन्य वित्त विधेयकों का निर्माण कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। बजट की स्वीकृति हेतु जो बजट रखा जाता है व्यवस्थापिका के सामने वो कार्यपालिका रखती है, देश के वित्त मंत्री रखते हैं। फिर इस प्रकार वित्तीय कार्य है वो भी कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आर्थिक नियोजन और योजनाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? कार्यपालिका द्वारा होता है। देश के इकोनॉमिक प्लानिंग और जो विभिन्न स्कीम्स है उनका जो एग्जीक्यूशन है, संचालन है, वो कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व है, मुख्य दायित्व है। देश की संपूर्ण आर्थिक स्थिति पर व्यवहार में कार्यपालिका द्वारा ही नियंत्रण होता है। इस प्रकार ये जो विभिन्न वित्तीय कार्य हैं ये भी कार्यपालिका के कार्य हैं। इसी संदर्भ में अगले कार्य हैं मिलिट्री फंक्शंस, सैनिक कार्य। देखो, विश्व में
विचारधाराओं के आपसी टकराव के कारण सुरक्षा का जो प्रश्न है वो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व के विभिन्न देशों के मध्य तनाव बन जाता है कई बार किन्हीं बातों को लेकर। विचारधाराओं की टकराहट, आर्थिक संबंधों की टकराहट, सीमा पर कुछ विवाद हो तो टकराहट। तो लगभग सभी देशों में कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, जो भी कार्यपालिका का, ज्यादातर देशों में वही राज्य की सैनिक शक्ति का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, वह सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो होता है जनरली। देश के अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अवनति करना, पदच्युति करना, मतलब उनको पद से हटाना, सारे उसी के आदेश से होते हैं। और युद्ध में युद्ध या शांति की घोषणा करने का अधिकार भी संवैधानिक अध्यक्ष में होता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे जो राष्ट्रपति है उसमें सारी शक्तियां निहित है, क्योंकि संवैधानिक रूप से वही हमारे संवैधानिक अध्यक्ष है कार्यपालिका के। ये अलग बात है कि व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति भारत और इंग्लैंड दोनों में है। तो हमारी तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर वो भारत के राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति कार्यपालिका आपको पता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा संसद की अनुमति से कर सकते हैं। कुल मिला के आपको यह समझना है कि युद्ध की स्थिति में कार्यपालिका जो है, अगर दो देशों के मध्य युद्ध की स्थिति बन गई तो कार्यपालिका इतनी शक्ति संपन्न हो जाती है कि वास्तव में तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगती है। इस प्रकार जो सैनिक कार्य है वो कार्यपालिका के कार्य है। इसी संदर्भ में अगले जो 4 कार्य आपने पढ़ लिए, अगले कार्य जो कुछ और है वो ये निम्नलिखित है। वित्तीय न्याय संबंधी कार्य। देखो, न्याय संबंधी कार्य करना न्यायपालिका का कार्य है, लेकिन सभी देशों में राज्य के अध्यक्ष को, जो राज्य का अध्यक्ष है संवैधानिक अध्यक्ष, उसको अधिकार है कि वह अपराधियों के मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। ये आपको पता है कि न्यायपालिका तो दंड देती है, अपराधियों को दंड दे सकती है, लेकिन उस दंड को में भी क्षमा करना या कम करना, स्थगित करना संवैधानिक अध्यक्ष का अधिकार होता है ज्यादातर देशों में। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। देश में विशाल स्तर पर विद्रोह हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो राष्ट्रपति को आम माफी देने का अधिकार भी है। ठीक है, भारत और अमेरिका में तो राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, अर्थात कार्यपालिका राष्ट्र न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार ही कार्यपालिका को है। ठीक है, इन न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव, तो हालांकि ये अलग बात है कि व्यवस्था की तरफ पारित होगा महाभियोग का प्रस्ताव, न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव, लेकिन उन्हें पद से कार्यपालिका ही हटाएगी, आदेश कार्यपालिका ही देगी। इस प्रकार जो कार्य न्याय संबंधी कार्य है ये महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरी प्रकार एक जो हम पढ़ रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कि कुछ प्रशासनिक न्यायाधिकरण ऐसे बने हैं, कुछ अधिकरण ऐसे बने हुए हैं जिसमें कार्यपालिका के सदस्य न्यायिक निर्णय करने लग गए हैं। इस प्रकार ये जो न्याय संबंधी कार्य है ये भी कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। उसी प्रकार अगला कार्य विधि निर्माण संबंधी कार्य। हम व्यवस्था का पढ़ते टाइम आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिया गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त व्यवस्थापन, और एक और जो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया गया है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति जारी करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश वही जारी करेंगे जो प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद करेगी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मतलब ही कार्यपालिका हो गया। ठीक है ना, तो भारत के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उस अध्यादेश की वैल्यू वही है जो व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून की है, उतनी वैलिडिटी है उस कुछ फिक्स पीरियड के लिए। तो ये विधि निर्माण संबंधी कार्य भी कार्यपालिका का कार्य हो गया इस कारण। और ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो आप बहुत अच्छी तरह समझ सके हैं कि मुख्य कानून निर्माण का कार्य तो व्यवस्थापिका का है, लेकिन बहुत से कारणों के कारण व्यवस्थापिका केवल कानून का मोटी मोटी रूपरेखा बना देती है और उस कानून को और जो आवश्यक नियम और वो होंगे वो बनाने का अधिकार कार्यपालिका को मिल जाता है। इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन और अध्यादेश दोनों के कारण जो विधि निर्माण संबंधी कार्य है वो भी कार्यपालिका का कार्य हो जाता है। ठीक है, अगला कार्य राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल फंक्शंस। देखो, किसी भी देश की कार्यपालिका राजनीतिक दृष्टि से उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करती है। जो भी कार्यपालिका होगी उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करती है कार्यपालिका। ठीक है, इस नेतृत्व के इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लेकर उन कार्यान्वित करने तथा इन निर्णयों के प्रति जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। मतलब किसी भी देश में कार्यपालिका राजनीतिक एकता को राजनीतिक व्यवस्था को एकता, शांति व सुव्यवस्था के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। मतलब विभिन्न राजनीतिक कार्य वो भी कार्यपालिका करती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका के साथ प्रशासन पर नियंत्रण का जो कार्य है वो भी कार्यपालिका का कार्य है। प्रशासन पर नियंत्रण से मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो कार्यपालिका के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाएगी, कार्यक्रम बनाए जाएंगे, वो किसके द्वारा लागू होंगे? प्रशासन द्वारा। तो प्रशासन, एक लॉर्ड एक्टन का सेंटेंस आपको शायद मैंने कई बार पहले भी बोला है, सत्ता भ्रष्ट करती है तथा पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट करती है। अर्थात प्रशासन स्वच्छंद न हो जाए, स्वेच्छाचारी न हो जाए, उसको रोकने के लिए तार्किक नियंत्रण आवश्यक है, वो नियंत्रण कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जो सत्ता उनमें सत्ता केंद्रित हो जाने के कारण, उनको सत्ता मिली होने के कारण उसका दुरुपयोग नहीं करे, इस
इस बात की सुनिश्चितता कार्यपालिका करती है। इस प्रकार प्रशासन पर नियंत्रण करने का कार्य कार्यपालिका करती है और ये विभिन्न तरीकों से करती है। ठीक है, ये उनके भर्ती, नियमन, पदोन्नति से रिलेटेड और स्थानांतरण, है ना, वेतन, पेंशन, विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे पदस्थापन इत्यादि कार्य करती है। और अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट का जो उल्लंघन कर रहे हैं, जो उनके सेवा नियम बनाए गए हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके विभिन्न प्रकार के इन विभिन्न साधनों से कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य करती है। इनके अतिरिक्त और भी विविध कार्य हैं। आपातकालीन स्थिति में जब देश में आपातकाल लग जाए तो कार्यपालिका सर्वसर्वा हो जाती है, वो विभिन्न कार्य करती है। देश में अनुचित क्षेत्रों की पहचान कर अनुचित क्षेत्र घोषित करना, ठीक है ना, इस प्रकार विभिन्न और भी कार्य हैं जिनको हम विविध कार्यों में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार ये कार्यपालिका द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रमुख कार्यों की मोटी मोटी जो है रूपरेखा आपको बता दी गई है। जो मैंने आपको तीनों बुक बता रखी है, आपको इसी बुक में पढ़ेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड आपको वो मिलेंगे। तो आप ही अब हो गए कार्यपालिका के कार्य। इसी संदर्भ में अगली बात है, एक दो टॉपिक हम पढ़ चुके, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका आप पढ़ ही चुके, तो व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, कार्यपालिका क्या कार्य करती है, इनका कैसे चुनाव होता है या कैसे ये इलेक्टेड होकर आते हैं या क्या होते हैं, ये आप जान चुके। ये जानने के बाद आपको थोड़ा सा इस टॉपिक को खत्म करने से पहले, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इन दोनों के मध्य संबंध क्या होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सरकार के जो दो अंग है, इनके मध्य संबंध कैसा होता है। देखो, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंध है वो विश्व में ज्यादातर, आज विश्व के अधिकांश देशों में दो प्रकार की शासन प्रणाली है, संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अलग तरह के संबंध होते हैं और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अलग तरह के संबंध होते हैं। आपको समझना है। तो इनके संबंध जो है शासन व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करता है कि किस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था मैंने आपको पहले भी बता दिया, कई बार कई क्लास में बताया जा चुका है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था कैसी होती है। देखो, जैसे भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, भारत और ब्रिटेन में, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो हम पहले संसदात्मक शासन व्यवस्था में संबंध पढ़ेंगे, ठीक है, कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कैसे संबंध होते हैं। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था जब आप जाओगे संबंध पढ़ोगे, उससे पहले आपको ये जानना है कि व्यवस्थापिका एक ऐसा निकाय है जिसके माध्यम से जनता की इच्छा अभिव्यक्त होती है, जनता अपने की इच्छा प्रकट होती है व्यवस्थापिका के माध्यम से, ठीक है। इसलिए जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत था ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो अमेरिका में तो लागू होता है लेकिन संसदात्मक शासन वाले देशों में पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। उसकी वजह वहां एक दूसरा सिद्धांत लागू होता है, एक दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ सेपरेशन ऑफ पावर्स के बाद, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि जनता की जो प्रभु सत्ता है वो व्यवस्थापिका में निवास करती है। व्यवस्थापिका में निवास करने के कारण जनता की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित नीतियों या व्यक्त की गई इच्छा को कार्य रूप में परिणित कार्यपालिका करती है। इसलिए इन दोनों के बीच चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत लागू रहना चाहिए, ऐसा संसदात्मक शासन प्रणाली में माना जाता है। मतलब ये जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि कोई भी अंग दूसरे अंग पर अधिक प्रभावी नहीं हो पाए और अपने आप में इतना स्वतंत्र व सर्वोच्च भी नहीं बन सके कि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए वास्तविक खतरा बन जाए। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी अंग जो उसको कार्य दिए गए हैं वो तो करे, लेकिन वो दूसरे अंग पर प्रभाव नहीं डाले और इतना अधिक सर्वोच्च और स्वतंत्र नहीं बन जाए कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डाल दे। इसलिए जो डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस वाला सिद्धांत वो दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में संबंध कैसे होते हैं। देखो, संसदात्मक शासन व्यवस्था में इनके बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। अध्यक्षात्मक संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं की वजह में दोनों में अगर हम तुलना करेंगे तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होते हैं, क्योंकि कार्यपालिका का अर्थात मंत्रिमंडल का निर्माण ही व्यवस्थापिका में से होता है। मैं कई बार आपको कह चुका, मतलब मंत्रिमंडल के सदस्य संसदात्मक शासन व्यवस्था में अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। भारत में है व्यवस्था, अगर किसी कारण से कार्यपालिका में लिया जाता है किसी व्यक्ति को तो उसे मतलब मैक्सिमम 6 महीने वो रह सकता है, वरना 6 महीने से पहले उसको व्यवस्थापिका का सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल में लिया तो जा सकता है, लेकिन केवल 6 महीने के लिए लिया जा सकता है भारत में, ठीक है। और भी विभिन्न बातें हैं कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका जो सदस्य हैं वो कार्यपालिका के सदस्य होने के साथ साथ व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं, इसलिए वो उसके निर्णयों में भाग लेते हैं, विचार विमर्श में भाग लेते हैं, भाषण देते हैं और विधेयक और मतदान में भी भाग लेते हैं। अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा संपन्न किए जाने वाले सभी कार्यों में भूमिका निभाते हैं कार्यपालिका के सदस्य। वो दोहरी भूमिका निभाते हैं, कार्यपालिका की भी निभाते हैं और व्यवस्थापिका की भी निभाते हैं। ये संसदात्मक शासन व्यवस्था है। कार्यपालिका के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने मंत्रालय के कार्यों को लेकर और सामूहिक रूप से समूची सरकार के कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका के जो सदस्य हैं व्यक्तिगत रूप से तो खुद का जो मंत्री है, जो मंत्रालय उनको मिले हुए हैं उसके लिए तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है ही, साथ साथ संपूर्ण मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। अगर व्यवस्थापिका में
व्यवस्थापिका क्या करती है, कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न, अन्य प्रकार के प्रश्न जो हम आपको पहले बता चुके उनके द्वारा उनके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच है, अगर उनके बीच व्यक्तिगत सामूहिक जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी दोनों है, और अगर व्यवस्थापिका में विश्वास मत मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कार्यपालिका को या मंत्री को जाना पड़ता है। इस प्रकार दोनों में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, और भी इनमें विभिन्न बातें आपको जो देखने को, आप जब इसको कई बार कंसेप्ट्स में आपको समझाया जा चुका है। इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। देखो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, रिलेशनशिप इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संबंध, ये अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का वो अमेरिका में है। वहां पर राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है वो विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद बनाता है वो मंत्रिपरिषद के सदस्य वहां की जो व्यवस्थापिका है उसके सदस्य नहीं होते हैं। अर्थात अमेरिका में व्यवस्थापिका के सदस्य अलग होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य बिल्कुल अलग पार्ट है। ठीक है, यहां पर विधानमंडल को यह अधिकार प्राप्त नहीं है अमेरिका में व्यवस्थापिका को कि वे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को हटा सके, और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे विधानमंडल को भंग कर सके। नहीं, राष्ट्रपति को अधिकार है। भारत में तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को अधिकार है कि वे लोकसभा को भंग कर दे, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति को यह अधिकार ही नहीं है कि वो विधानमंडल को भंग कर दे। नहीं, व्यवस्थापिका को अधिकार है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को हटा सके। किंतु शक्ति पृथक्करण है वहां पर, लेकिन फिर भी दोनों में परस्पर सहयोग और संतुलन पाया जाता है। उतना घनिष्ठ संबंध नहीं है जितना संस्थात्मक शासन व्यवस्था में है। आपको इतना सा समझना है। अब ये जान लेने के बाद दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में संबंधों में अंतर क्या है। अब मेन पॉइंट पर हम आ जाते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में जो दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था में हमने संबंध पढ़ लिया, संस्थात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जब दोनों में हमने संबंध पढ़ लिया तो अब हम एक्चुअल में दोनों के में अंतर पढ़ेंगे कि दोनों प्रकार की शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों में क्या अंतर है। देखो, संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों में जो अंतर पाया जाता है उसे मैं इस प्रकार आपको बताना चाहूंगा। देखो, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। संसदीय शासन में आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में विरल संबंध है, उतने घनिष्ठ नहीं है जितने कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में। विरल संबंध, उसको हम बोलेंगे विरल संबंध। दूसरा अंतर यह है कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। समझ में आ गया? दूसरा अंतर जो समझाएंगे हम, कार्यपालिका संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती तो कार्यपालिका को हटना पड़ता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती तो है, लेकिन उसका अभाव पाया जाता है, उतनी नहीं है कि जितनी संस्थात्मक शासन व्यवस्था में। अर्थात व्यवस्थापिका उसको कार्यपालिका को वहां हटा नहीं सकती। ठीक है, तीसरा अंतर जो हम कहने चाहेंगे, मंत्रिपरिषद अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद। संसदीय शासन व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। तीसरा अंतर हो गया। अगला चौथा अंतर जो मैं दोनों के बीच आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका केवल व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति जिनको मंत्री बनाते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, व्यवस्थापिका के प्रति नहीं। राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है, विधानमंडल या व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पारित लाकर उनको नहीं हटा सकती है। तो जो जिसको हटा सकता है वो उसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो अध्यक्ष शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्री केवल व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला जो अंतर मैं बताना चाहूंगा, 5 नंबर का अंतर आप इसको बोल सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अगर भारत और ब्रिटेन के संदर्भ में इसको देखें तो भारत में राष्ट्रपति केवल मतलब नॉमिनल हेड है, नाममात्र की, है ना। रियल हेड प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद है। तो ब्रिटेन में वहां का राजा या महारानी या उनका जो वंश के आधार पर जो जिनको भी बनाया जाता है, तो ये नाममात्र की वास्तविक कार्यपालिका। संवैधानिक दृष्टि से भारत के राष्ट्रपति को सारी कार्यकारी शक्तियां मिली हुई है संवैधानिक दृष्टि से।
सर्व, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री उसके मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार किया जाता है, और जो प्रधानमंत्री उसके मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार किया जाने वाला जो प्रोविजन है वही प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यकारी कार्यपालिका बना देती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होती है, वहां सिर्फ वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक है, ये अंतर है। अगला और लास्ट अंतर जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों के मध्य संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दोनों के मध्य संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दोनों संबंध होते हैं। संरचनात्मक और कार्यात्मक, संरचना में एक दूसरे जुड़े हुए हैं और कार्य भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दोनों के मध्य संरचनात्मक कार्यात्मक दोनों संबंध होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोनों के मध्य केवल कार्यात्मक संबंध ही होते हैं। संरचनात्मक तो होते ही नहीं, क्योंकि वो उसके सदस्य आपस में डिफरेंट है, अलग अलग अंगों के अलग अलग सदस्य बने हुए होते हैं। इस प्रकार इन दोनों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध आपने पढ़ लिया। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दोनों में कैसे संबंध होते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोनों में कैसे संबंध होते हैं, और दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों के संबंधों में प्रमुख अंतर क्या है। उसी प्रकार विश्व में जनरली दो प्रकार की शासन प्रणालियां ही है, लेकिन कुछ देशों में प्लूरल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, रिलेशनशिप इन प्लूरल एग्जीक्यूटिव, जैसे स्विट्जरलैंड में यहाँ है, तो वो ये विश्व के कुछ ही देशों में है। तो वहां पर ये आपको कुछ बातें ये है कि संस्थात्मक शासन प्रणाली की तरह वहां भी कार्यपालिका जो है संघीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है, लेकिन अध्यक्ष शासन प्रणाली की तरह व्यवस्थापिका को कार्यपालिका के विरुद्ध उसका पारित करने का कोई अधिकार नहीं होता वहां पर। ठीक है, ये जानने के बाद अब हम आएंगे निष्कर्ष में। आप ये व्यवस्था जो ये चैप्टर है कार्यपालिका का, वो जब आपका खत्म होगा तो आपको उसका निष्कर्ष देखना है लास्ट में। देखो, निष्कर्ष के रूप में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है कि मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ समाजवादी संकल्प के सम्मिलन ने कार्यपालिका के महत्व को असाधारण रूप से बढ़ा दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्यवस्थापिका जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में हांस हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव। तो जो व्यवस्थापिका की शक्तियों के पतन के कारण थे, उन कारणों को ही वापस आप रिवाइज कीजिए और ये जाने कि उन कारणों के कारण कार्यपालिका के महत्व में वृद्धि हो गई है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वर्तमान विश्व में कार्यपालिका के महत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है या कार्यपालिका का महत्व बढ़ता जा रहा है, उसके प्रमुख कारण क्या है, तो यहां पर आपको उन्हीं कारणों को लिखना है जो व्यवस्थापिका के पतन के कारण है। व्यवस्थापिका के जो पतन के कारण आपको बताए थे वही कारण आपको यह मेंशन करना है कि व्यवस्थापिका के जो पतन के कारण थे वो कार्यपालिका के महत्व में वृद्धि के कारण है। जैसे व्यवस्थापिका के पास समय की कमी है, समय की कमी होने के कारण आपको ये चैप्टर ये कुछ बातें आपको जो पहले ही ढंग से बता दी गई है कि व्यवस्थापिका के सदस्यों के पास समय की कमी होती है, उनके पास तकनीकी योग्यता की कमी होती है, कार्यपालिका के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर होती है, प्रदत्त व्यवस्थापन की, सशक्त मंत्रिमंडल होता है उनका, आपातकालीन शक्तियों में कार्यपालिका सर्वेसर्वा होती है, लोक कल्याणकारी राज्य के उदय होने के कारण कार्यपालिका शक्तिशाली हो गई है। इस प्रकार विभिन्न कारण है। तो ये कारण जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उन कारण के कारण व्यवस्थापिका की बजाय कार्यपालिका की शक्तियां अपने आप बढ़ गई है। इस प्रकार कार्यपालिका शक्तिशाली दिखाई देती है बजाय व्यवस्थापिका के वर्तमान समय में। तो अब मैं निष्कर्ष के रूप में कहना चाहूंगा कि कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और परिस्थितियों के अनुसार इसकी संरचना व कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। वर्तमान समय में कई कारणों से कार्य भूमिकाओं में वृद्धि हो रही है जो इसके महत्व में वृद्धि है। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हम बार बार सरकार सरकार कहते हैं, फिर सरकार के तीन पार्ट पढ़ते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन आम जनता के लिए सरकार का मतलब ही कार्यपालिका है। कार्यपालिका एक तरीके से सरकार का स्थान ग्रहण करती जा रही है तीनों अंगों का कार्य करने के कारण। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में मैं ये इसका वो है कि कार्यपालिका की भूमिका का व्यापक होता हुआ क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं कि विभिन्न कारणों से कार्यपालिका का जो भूमिका है वो व्यापक हो गई और कार्यपालिका की भूमिका का व्यापक होता हुआ क्षेत्र इसकी महत्ता का श्रद्धेय परिचय है। इस प्रकार आज के चैप्टर में कार्यपालिका का जो आपका ये चैप्टर है ये खत्म हो गया है और इसके आधार पर व्यवस्था कार्यपालिका से संबंधित अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में किसी बात में तो आप इसका क्लियर आंसर दे सकते हैं और आपके मुझे लगता है इनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे।